हाफ्स और लाख, दो लोगों पर, और दोनों ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में विचार व्यक्त किए। और जब हम लोग फंडामेंटल राइट के अध्याय में प्रवेश करना शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्शन, ठीक है, राज्य के विरुद्ध ही है। इसलिए राज्य कहां से आ रहा है? क्योंकि राज्य के खिलाफ फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्शन है, राज्य के खिलाफ है। अर्थात राज्य जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन करना प्रारंभ करेगा तो उन फंडामेंटल राइट को गारंटीड किया जाएगा राज्य के विरुद्ध। अर्थात इस बात की व्यवस्था बनाई जाएगी कि राज्य फंडामेंटल राइट का वायलेशन न कर पाए। तो दो बातों को समझना जरूरी हो रहा था। एक, राज्य कहां से आता है, और दूसरा, फंडामेंटल राइट किस अधिकार को कह रहे हो। तो राज्य का कॉन्सेप्शन मुख्यतः फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जब हम समझना शुरू करते हैं तो चूंकि फंडामेंटल राइट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले लॉक की अवधारणा है। लॉक ने आधुनिक संदर्भों में इस अवधारणा का प्रयोग किया। हम जानबूझकर आधुनिक संदर्भ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट पहली बार लॉक ने दिया। हम ये बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन आधुनिक संदर्भों में जो मान्यता विद्वानों की है उसके मुताबिक लॉक ही फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्शन के जनक हैं। और लॉक ने ये फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्शन दिया था ये फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के क्रांतिकारियों को ठीक ठहराने के लिए और राजा के कृत्यों को गलत ठहराने के लिए, ठीक है, दिया था और इस कॉन्सेप्शन को दुनिया के सामने रखा था। तो जो राजा के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे थे उन्होंने एक राजनैतिक घोषणा पत्र प्रकाशित किया था जो लॉक की विचारधारा पर आधारित था। और लॉक की विचारधारा, हमने कल भी आपसे कहा कि लॉक ने यह कॉन्सेप्शन रखा है कि प्राइमरी तौर पर जब आदमी आया था दुनिया में तो उसकी स्थिति, परिस्थिति और प्रत्येक चीज एकदम एक समान थी और वो जानवरों से कुछ अलग होकर आया था। इसलिए मानव उस गरिमा का हकदार है जो ईश्वर ने उसे देकर भेजी। ठीक है, लॉक ने ऐसा कॉन्सेप्ट रखा और लॉक ने ये कहा कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में बड़ा प्रसन्न था, बस उसे एक डर ये लगातार सता रहा था, ये प्रसन्न अवस्था कभी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने राज्य को जन्म दिया। तो जिस उद्देश्य को करने के लिए, जिस उद्देश्य के प्राप्ति हेतु, जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी संस्था को जन्म दिया जाएगा, वो संस्था उस उद्देश्य के विरोध में या विपरीत काम कैसे कर सकती है, ये तो बात संकल्पना के ही खिलाफ है। तो बात खुद में पैराडॉक्सियल है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर यह माना गया कि मनुष्य जो नेचुरल राइट्स ईश्वर के यहां से लेकर आया था उनकी रक्षा के लिए राज्य का या राज्य की अवधारणा यह अस्तित्व में आई। यानी राज्य रक्षक है किसका? नेचुरल राइट्स का, जो कि मनुष्य भगवान के यहां से लेकर आया है। यह अधिकार प्रदत्त नहीं है, यह अधिकार
मनुष्य को प्रकृति ने दिए हैं और उसके व्यक्तित्व में ऐसे समाहित हैं कि उसके व्यक्तित्व से इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अंत से प्रबल है, पृथक नहीं हो सकते, अपृथक करनी है यह अधिकार। और राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ। इसलिए राज्य का कोई अंग हो, उसे यह अनुमति नहीं हो सकती कि वो इन मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़, कोई हस्तक्षेप ये करे। जबकि दूसरी ओर हमने कल चर्चा की थी कि हॉब्स ये कहते हैं, हॉब्स ने भी राज्य की संकल्पना का विचार या राज्य की उत्पत्ति का विचार ये दुनिया के सामने रखा है, लेकिन राज्य राजाओं की ओर से बोल रहे थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने जो विचार रखा था उसने निरंकुश राजसत्ताओं को जन्म दिया और उन्हीं की रक्षा के लिए बोल भी रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि शांति की स्थापना के लिए राज्य आया, और चूंकि शांति की स्थापना के लिए है तो इसलिए शांति की स्थापना के लिए राजा जो कुछ कर रहा है उसके विरुद्ध नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। तो हॉब्स राजा के पक्ष में है और लॉक क्रांतिकारियों के पक्ष में है। एक राजा को मजबूती देना चाहता है, दूसरा राजा को रक्षक के तौर पर स्थापित कर रहा है। ठीक है, यही विचार रूसों के रहे हैं। और ये तीनों प्राकृतिक विधि विचारधारा इस स्कूल के, इस विचारधारा के विचारक हैं। इसलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्शन नेचुरल स्कूल के फिलोसोफर्स के द्वारा दिया गया, प्राकृतिक विधि विचारकों के द्वारा दिया गया। और इस विचार का मूल है कि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार ये प्रदत्त नहीं है किसी राजसत्ता द्वारा, ये प्रदत्त नहीं, ये मनुष्य के ऐसे अपृथक्करणीय अधिकार हैं जो उसने मनुष्य के तौर पर जन्म लेते ही प्राप्त किए। ये संकल्पना इनके बारे में है। और भारत में जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ उसे जस्टिफाई इसी आधार पर किया जाता था। अगर हॉब्स के विचार से देखेंगे तो अंग्रेजी राज ये जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो इन्हीं मूल अधिकारों की संकल्पना के आधार पर जस्टिफाई किया जा सका, क्योंकि हमारा कहना यही था। तिलक ने क्या कहा? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। जन्म सिद्ध, हमने जन्म लिया बस। नो अदर एविडेंस इज नीडेड टू प्रूव दिस राइट। हमने सिर्फ जन्म लिया और हम हैं तो एक बात तो तय है कि हमने जन्म लिया है। हालांकि बड़ी मजेदार बात यह है कि आप जो दुनिया जानने की बात करते हैं अपने जन्म के संबंध में भी कंफर्म नहीं कह सकते कि आपका जन्म हुआ है। आप नहीं कह सकते, बाकी दुनिया कह सकती है। आपको अपने जन्म के बारे में किसने बताया? मां बाप ने, स्कूल के सर्टिफिकेट ने। तो आपका जन्म आपके लिए एक अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने किसी अपने आप थोड़ा ना उसका अनुभव किया था। ठीक है, आपको तो लोगों ने बताया, लेकिन वो मजाक की बात है। बात यही है, आप हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप जन्मे थे। और जब जन्मे थे, तिलक कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भारत का सारा स्वतंत्रता संघर्ष इसी पर था कि आप राज्य नहीं हो सकते, आप राज्य नहीं हो सकते,
क्योंकि वो मिठाई मिठाई नहीं हो सकती जो मीठी नहीं है, वो खटाई खटाई नहीं हो सकती जो खट्टी नहीं है, वो आग आग नहीं हो सकती जो जलाती नहीं है। आप राज्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि राज्य काहे के लिए जन्मा था? आदमी के नेचुरल राइट्स, उनकी सुरक्षा के लिए। और जो नेचुरल राइट्स हैं आप उनका वायलेशन करते दिखते हैं, तो आप राज्य रूपधारी संस्था हो, आप राज्य नहीं हो। आप राज्य नहीं हो, आप राज्य रूपधारी संस्था हो। ठीक है ना? किसी चीज का रूप धारण कर लेना आपको वो चीज नहीं बना देता। आप राज्य के रूप में हो, राज्य नहीं हो। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का यही आधार है। अदरवाइज आप राज्य के विरुद्ध बोल ही कैसे सकते हो? ठीक है ना? तो भारत का स्वतंत्र, क्योंकि आप राज्य नहीं हो, आप तो गुंडों का गिरोह, उसी ढंग से व्यवहार करते हो। इसलिए आपके विरुद्ध संघर्ष ये हर जस्टिफाइड नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि आप तो मानव विरोधी हो। ठीक है ना? ये नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट है जो भारत के संविधान में इसीलिए बड़ी आसानी से मान्य हो सका, क्योंकि भारत का सारा स्वतंत्रता संघर्ष इन नेचुरल राइट्स की प्राप्ति के लिए ही लड़ा गया। ठीक है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। दुनिया में पहली बार फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्शन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में सामने जरूर आया। दुनिया के संविधानों में इस विचार को मान्यता सबसे पहले यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मिली। ठीक है, अमेरिका, उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने यह अनुभव किया कि ये नेचुरल राइट्स, क्योंकि होता यह है आप व्यक्ति के रूप में हो या समाज के तौर पर संगठित हो, अंततः व्यक्ति ही है। ठीक है ना? समाज की भी प्राथमिक इकाई तो व्यक्ति है, और व्यक्तियों का एसोसिएशन ये राज्य है, ये कोई भी संस्था है। और लॉक ने पहली बार कहा था कि सभी संस्थाएं हैं, राज्य सहित, ठीक है, क्या है? मानव केंद्रित। आपकी विचार का एक बिंदु होता है। ठीक है, आप सारी बात उसी के इर्द गिर्द सोचते हो। ठीक है, और वो जो विचार का बिंदु होता है उसी को आपका जीवन दर्शन कहा जाता है। जैसे होता क्या है, एक व्यक्ति होता है, उसका जीवन दर्शन व्यापार का होता है, उसका सारा जीवन व्यापार के इर्द गिर्द रहेगा। उसे पीट लो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके 10 रुपए छीन लो, उस पर असर पड़ेगा, तो बहुत खराब लगेगा। एक है, उसका सारा जीवन दर्शन स्वतंत्रता के इर्द गिर्द है, उसे कुछ ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने उसका जरा सा कुछ उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया, वो तुम्हें उठा के पटक देगा। ऐसे ही जो 18वीं और 19वीं शताब्दी है, इसमें क्या है? ह्यूमन, ठीक है, जो आपका एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच ये दुनिया में दिखाई देती है। मानव केंद्रित विचार ये जन्मा है। इस समय कविताएं भी लिखी गई, तो आप देखेंगे वो चंद्रमा को क्या बताएंगे? किसी के मुखड़े जैसा। चंद्रमा कोई मुखड़े फुकड़े जैसा नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमन, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है जो लिटरेचर में दिखाई दे रही है। ये मानव केंद्रित विचार है जो सारी चीजों को मानव के आसपास देख रहा है।
ठीक है, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है मानव की। ठीक है, वो सब क्षेत्रों में दिखाई देती है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो मानव को केंद्र में रखकर। लॉक उसी समय आ रहा है, तो लॉक कहता है कि दुनिया की सारी संस्थाएं, ठीक है, कहां? मानव को केंद्र में रखकर, अर्थात मानव के जो नेचुरल राइट्स है उनकी रक्षा के लिए जन्मी है सारी संस्थाएं। ये एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है। इसका एक नुकसान भी होता है। इसका नुकसान यह होता है कि मानव मूल्यों के लिए संघर्ष करने का जज्बा ये खत्म हो जाता है। फिर जिंदा रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान ली जाती है, और ये माना जाता है कि किसी भी हाल में बस जिंदा बने रहो, खाना मिलता रहे, रोटी मिलती रहे, कपड़ा मिलता रहे, और चाहिए क्या? किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया, कुछ लग गया क्या? ये अप्रोच विकसित होना शुरू होती है। इस अप्रोच का ये ड्रॉबैक भी है, लेकिन हर चीज के ड्रॉबैक होते हैं, व्यक्तियों के, विचारों के, सब चीजों के होते हैं। तो इस एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच के भी ड्रॉबैक है। ठीक है, तो आपका जो लॉक ने विचार रखा कि सारी संस्था, इसको पहली बार यूएसए में महसूस किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। यूएसए में देखा गया कि अंततः समाज की प्राथमिक इकाई व्यक्ति है, और व्यक्ति वैयक्तिक दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। आपको अच्छी बातें कभी याद नहीं रहती, जो आपकी ड्यूटीज हैं वो तो आपको कभी याद ही नहीं होती। आपको याद होते हैं तो सिर्फ अपने अधिकार, बस। आपको ये तो याद ही नहीं है कि हमें फुटपाथ कब्जा नहीं करना चाहिए। आपको जो कुछ याद है वो सिर्फ इतना कि नगर निगम को ऐसे हमारा सामान उठाकर नहीं फेंकना चाहिए था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तो तुम्हें याद ही नहीं है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे लोग हैं जो सिर्फ उसे याद रखते हैं जो दूसरों ने उनके साथ बुरा किया। उन्होंने दूसरों के साथ क्या किया है ये उन्हें कभी याद ही नहीं होता। दुर्योधन उसी कैटेगरी का आदमी है। उसे ये तो याद है कि द्रौपदी उसके ऊपर हंसी थी, उसे ये याद नहीं है कि उसने हत्या का षड्यंत्र, ठीक है, रचा था। उसे ये याद नहीं है कि उसने भीम को जहर पिला दिया था। उसे ये कुछ भी याद नहीं है, उसे सिर्फ अपनी ही बात याद है। ये उसी ढंग का आदमी है। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जिन्हें वो भी याद होता है जो दूसरों ने उनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्हें यह भी याद होता है कि इन्होंने दूसरों के साथ क्या किया। ये आम आदमी है, ये सामान्य व्यक्ति है। और एक तीसरे श्रेणी के लोग होते हैं, उन्हें सिर्फ वो याद होता है जो दूसरों ने उनके साथ भला किया, बाकी उन्हें कुछ याद ही नहीं होता है कि हमने किसी के साथ भला किया है या नहीं। दूसरों ने जो हमारे साथ भला किया वो हमें याद है, तो जब वो याद है तो जाहिर सी बात है हम दूसरों की भलाई के लिए ही जीवन भर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भला किया है, और बाकी कुछ हमें याद रहता नहीं। यही दुनिया में महान व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन महान व्यक्ति थोड़े हैं। तो यूएसए में यह अनुभव हुआ कि नहीं, आदमी आदमियत के दोषों से मुक्त नहीं होता। इसलिए यह पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ यह घोषणा कर दी जाए कि आदमी के कुछ नेचुरल राइट्स हैं और राज्य उन्हें छीन नहीं सकता। क्योंकि राज्य छीन नहीं सकता इसलिए क्योंकि राज्य का जन्म ही उन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ। तो जब तुम्हारा जन्म ही उस अधिकार की रक्षा के लिए हुआ, तो अगर तुम उसे छीनोगे तो तुम्हारा नाश कर देना एकदम जस्टिफाइड कहलाएगा। या यूं कहें कि अगर तुमने उन्हें छीनने का प्रयास किया तो उसी क्षण तुम मर गए। अब तुम जो सामने हो वो कुछ और हो, पहले वाले तो नहीं हो। ठीक है, कम से कम यही माना जाएगा। मैं पिता का धर्म बच्चे की रक्षा करना है, मां का धर्म बच्चे का पालन पोषण करना है। तो अगर मां और बाप बच्चे के प्रतिकूल निर्णय कर रहे हैं तो सामाजिक तौर पर, ठीक है,
यह जीव वैज्ञानिक तौर पर अभी भी भले ही इन व्यक्तियों को इस बच्चे का मां बाप कह दिया जाए, लेकिन सैद्धांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब मां बाप नहीं, बच्चे के दुश्मन हैं। अब ये मां बाप नहीं है, अब ये बच्चे के दुश्मन है। और यही गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि जो सामने खड़े तुम्हारे बाबा नहीं है, ये वे लोग हैं जो मानवता के दुश्मन हैं, और तुम इनके पोते होने से पहले मानव हो। मानव संस्कृति की रक्षा ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ये अब तुम्हारे प्रियजन नहीं है, ठीक है, ये दुष्ट लोग हैं, ठीक है। तो आपका अब ये कहा जा सकता है कि ये बच्चे के मां बाप नहीं, बच्चे के दुश्मन हैं। तो ऐसे ही अगर राज्य उन नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, राज्य खड़ा हो रहा है मीनिंग देर बाय राज्य का कोई भी अंग, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, और चाहे विधायिका, यही कल हमने कहा था कि मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं बदला जा सकता। आप ये नहीं कर सकते कि केशवानंद भारती में 13 की बेंच थी, हम तब 15 की बेंच गठित किए देते हैं और रिव्यू कर लेंगे डिसीजन। नहीं कर सकते आप। कुछ चीजें जो रिव्यू नहीं हो सकती, उनका रिव्यू संभव है ही नहीं, वो रिव्यू आप करेंगे। मां बाप अगर ये रिव्यू करेंगे कि बच्चे का भला उन्हें करना चाहिए या नहीं, तो फिर मां बाप नहीं है। मां बाप बच्चे के हक में रिव्यू करने की ताकत खो चुके हैं, नहीं कर सकते, खो चुके। या यूं कहें मां बाप को ये ताकत कभी होती ही नहीं। तो राज्य के संबंध में भी यही अवधारणा मानी जाएगी। लेकिन आप मान कुछ भी लो, आपकी वो मान्यताएं ग्राउंड रियलिटी नहीं बनती हैं। ग्राउंड रियलिटी वे मान्यताएं बन जाए, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। इसलिए यूएसए में महसूस हुआ कि नहीं, गारंटीड करना पड़ेगा इन नेचुरल राइट्स को। तो यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स किस सन में जोड़ा है, ये मेरे इंटरेस्ट का विषय भी नहीं है और हम याद भी नहीं रखते। ये सब बेवकूफी की बातें जो जीएस के लोगों को याद रखनी चाहिए, हमारा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट हमेशा कॉन्सेप्शन में होता है। वो आप खूब देखो गूगल पर और चाहे जो कुछ करो, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यूएसए ने उस बिल ऑफ राइट्स को अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, और फ्री प्रेस, ठीक है, आपका वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है, ये कुछ अधिकार वहां गारंटीड कर दिया। ये पहली बार यूएसए में हुआ, क्योंकि उन्हें लग गया कि आप लाख कह लो कि राज्य का जन्म इसलिए और राज्य का जन्म उसलिए, राज्य एक अमूर्त संकल्पना है। ग्राउंड पर यह संकल्पना जो मूर्त रूप लेगी वो व्यक्तियों के माध्यम से ही लेगी। कार्यपालिका अंततः व्यक्तियों का संगठन होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहलाएगा, वो व्यक्ति ही होगा। विधायिका एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होगी, जुडिशरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी, और वे व्यक्तियों के दोषों से मुक्त होंगे। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता व्यक्ति को सिर्फ अपना अधिकार याद रहता है, उसे अपनी ड्यूटी याद ही नहीं रहती। और पुरानी कहावत, हालांकि उस कहावत से वो लोग तो परिचित नहीं है, लेकिन हमारे यहां तो है कि सत्ता पाए काय मद नहीं, ठीक है, किससे सत्ता पाकर घमंड नहीं हो जाता। तो जुडिशरी की भी अपनी सत्ता है, एग्जीक्यूटिव की सत्ता तो सभी अनुभव करते ही हैं, लेजिस्लेचर की अपनी सत्ता है। तो वे कहीं इन मूल अधिकारों का अतिक्रमण न करने लगे हैं। इसके लिए इन नेचुरल राइट्स को फंडामेंटल राइट या बिल ऑफ राइट्स के नाम से उस दस्तावेज में जगह दे दी जाए जो राज्य की संरचना करता है। और हालांकि यूएसए में तो
ऐसा हुआ है या नहीं हमें कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में जरूर ऐसा हुआ है कि विभिन्न वादों में उन्होंने ये कह दिया कि फंडामेंटल राइट ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको नहीं बदल सकते। क्यों? संपूर्ण तंत्र इसी के लिए या इसी की रक्षा के लिए निर्मित हुआ। इसलिए राज्य बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को नहीं बदल सकता, क्योंकि वह अवधारणा के ही विरोध में चला जाएगा। अगर आप ये मान लेंगे ईश्वर विभेदकारी है तो अवधारणा गलत हो जाती है, प्रारंभिक अशुद्धि आती है, फिर सारी विचारधारा अशुद्ध हो जाती है। ये नहीं हो सकता। इसके बाद यूएसए, जहां उन्होंने उसको गारंटीड किया। ब्रिटेन में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट चलता है सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संप्रभु है, वो जो चाहे सो कर दे, और जब जो चाहे सो कर दे, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो ये चाहती है कि लोगों के कोई फंडामेंटल राइट न हो तो नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिटेन वो देश है जहां हॉब्स जन्मे थे। आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, आपको दिक्कत आएगी बाद में, हम आपको बता रहे हैं। लगातार आपका जो शारीरिक संचलन है वो आपके मन की खबर देता है। आपके मन में ये चल रहा है कि ये सब बेकार की बात है, इस सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये कानून की बात ही नहीं है। कानून की बात आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस होती है, और ये प्री में पूछे जाने वाले 3 विषय हैं मात्र, ठीक है। और जुडिशरी में 21 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, 21, और ये सिर्फ 3 है, ठीक है। आपकी मान्यता बेसिक ये है, और आपको दिक्कत होगी। अभी से सुनना शुरू करेंगे, टोकना हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि आप अभी, ठीक है, अभी से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हम एक भी बात आपसे लगातार बोल रहे हैं, हम एक भी बात अनावश्यक नहीं बोल रहे हैं। और जिस दिन कोई प्री आपने दिया उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये बातें हमने बोली, इसी में 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आएंगे। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस सीपीसी ये कानून नहीं है, ये कानून का बहुत छोटा भाग है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कानून जानने वालों, कानून विदों के बीच बैठेंगे तो आप सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस जानते हैं, इससे तो आप बहुत हिकारत भरी दृष्टि से देखे जाएंगे, क्योंकि कानून काम चलाने के लिए नहीं बना, ये काम चलाने वाले कानून हैं जो आपके दैनिक जीवन को संचालित करते हैं। अगर दैनिक जीवन ही चलता रहे तो आप कोल्हू के बैल हैं। आपको मानव जीवन इसलिए मिला है कि इसे उन्नति के शिखर पर ले जाएं, इसलिए नहीं कि पैदा हो, जीवन चलाएं और मर जाएं, इसके लिए नहीं मिला। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और सीपीसी ये काम चलाऊ कानून है जो जीवन को सिर्फ संचालित करते हैं, ये जीवन को कोई उच्चता प्रदान नहीं करते। इसलिए इस बात को भूल जाइए कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस सीपीसी जानकर आप कोई कानून दांव हो गए, कुछ नहीं हुए। 4 अव्वल तो 4 भी नहीं आते हैं, अव्वल तो ये 4 भी नहीं आते, लेकिन अगर ये 4 आ भी जाएं तो भी जीवन में कुछ बदलाव ये नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिटेन सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट ये सिद्धांत है, वहां की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और ब्रिटेन वो देश जहां हॉब्स जन्मे थे, ठीक है। और हॉब्स ने क्या कहा था? शांति की स्थापना के लिए राज्य कुछ भी कर सकता है, और राज्य की ताकत का ग्राउंड पर प्रयोग कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये राज्य के 3 अंग हैं। तो ब्रिटेन जैसे देश में संसद की संप्रभुता पर
किसी प्रकार का नियंत्रण ये न तो वहां के खून में है, न वहां की विचारधारा में है, और न ही वो मानते हैं। इसलिए वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसी अवधारणा नहीं है, यानी अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उनको उन्होंने अपने अधिनियमों के माध्यम से मान्यता दी। जैसे हमारे यहां क्या कहा, रूल ऑफ लॉ होगा, तो इसका एक अर्थ, हालांकि रूल ऑफ लॉ के सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्थ किए हैं वो तो ये किए हैं कि रूल ऑफ लॉ का अर्थ है युक्ति का शासन होगा, युक्ति का, रीजन का शासन होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो कानून हो ही नहीं सकता जो युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, तो कानून का शासन मीनिंग देयर बाय युक्ति का शासन। ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ डायसी के माध्यम से आया। ठीक है, और वह रूल ऑफ लॉ का मतलब मानते हैं कि सभी व्यक्ति, ठीक है, एक कानून से शासित होंगे और सभी व्यक्ति जो सामान्य न्यायालय देश के हैं उनके समक्ष आंसरेबल होंगे। वहां युक्ति का शासन यह अभिव्यक्त रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो युक्ति के शासन की है, ठीक है, या कानून के मुताबिक शासन की, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है ना, हमारे अनुच्छेद 14 में कही। और अनुच्छेद 14 में जो बात कही उसका दो मतलब है, एक कानून के मुताबिक शासन होगा, लेकिन कानून हम उसी को कहेंगे जो युक्ति संगत होगा। जो युक्ति संगत नहीं होगा उसे हम कानून मानेंगे ही नहीं। तो हमारे यहां कानून के शासन के अर्थ यह निकाले गए कि युक्ति का शासन होगा। ब्रिटेन में अनुच्छेद 14 जैसा कोई अनुच्छेद ये नहीं है, क्योंकि वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है, लेकिन ये जो अनुच्छेद 14 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संवैधानिक मूल्य देता है कि विधि का शासन होना चाहिए, उसको वहां भी माना है। और विधि कौन बनाएगी? संसद। ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संसद की शक्ति अनिर्बंधित है, वो कोई भी विधि बना सकती है। तो हमारे यहां जो कहा कि युक्ति संगत जो नहीं है वो विधि हो ही नहीं सकती, ये बात वहां मान्य नहीं हो सकती, एक बात। लेकिन चूंकि वहां की संसद क्या करती है? चुनाव के माध्यम से संगठित होती है और वहां डेमोक्रेसी है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन और जो उनके कॉमन लॉ ट्रेडिशन है, कॉमन लॉ वहां किसे कहते हैं? रूढ़ी परंपरा। कॉमन लॉ कैसे बनता है? रूढ़ी और परंपरा। वो इस ढंग की है कि वो पार्टी सत्ता में हो ही नहीं सकती जो अयुक्ति संगत कानून का निर्माण कर दे। तो ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से हमसे भिन्न प्रकार से विधि का शासन लागू होता है, सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो हमारे जैसा ही विधि का शासन वहां भी लागू होता है। लेकिन हमारे और उनमें फर्क यह है कि हमारे यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से है, और जो स्वयं संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगा देगा, उनके यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों में मौजूद हैं, और वहां उन्हीं विधियों के मुताबिक शासन चलाया जाएगा। यह सिद्धांत भी डायसी के द्वारा प्रोपाउंडेड होकर मान्यता प्राप्त है। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर देखें तो ब्रिटेन और हम में या दुनिया के उन देशों में जहां नेचुरल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया गया है, उनमें कोई अंतर नहीं दिखता। और यह आप फंडामेंटल राइट के विचार की जो सर्वव्यापकता है, ठीक है, इसको समझने के लिए अनुभव कर सकते हैं, इसको अनुभव करने के लिए समझ सकते हैं।
ब्रिटेन, ठीक है, क्योंकि वहां क्या है, एक जैसे लोग हैं, वहां एक जैसे, यहां विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्मावलंबी, वहां भाषा एक अंग्रेजी, तो वहां भाषाई झगड़े नहीं है, ठीक है, वहां एक जैसे ट्रेडिशंस के लोग हैं, इसलिए वहां मिनिमम गारंटी दिए बिना भी काम चल जाता है, अलिखित संविधान से भी काम चल जाता है, लेकिन हमारे यहां नहीं चल सकता। इसके बाद भी दुनिया में जैसे जैसे प्रगति होती, दुनिया में जैसे जैसे विचार आते हैं, उससे सब प्रभावित होते हैं, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स ये दुनिया का फैशन बन गया। इसलिए क्या हुआ, ब्रिटेन में भी ये मांग शुरू हुई, और ब्रिटेन ने, ठीक है, क्योंकि इसी बीच यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये भी आ गया, अमेरिका ने मान्यता दी 10 दिसंबर 10 जनवरी है, 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर है, हाँ 10 दिसंबर 1948 या 10 जनवरी हो, हमें एकदम याद नहीं, हमने कहा ना ये सब उसके विषय हैं, जीएस के हमें ज्यादा याद नहीं रहते, शायद 10 दिसंबर 1948 ही है, उस दिन ह्यूमन राइट का इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वो भी आ गया, और उसमें भी ये जो नेचुरल राइट्स लॉक ने जिसकी कल्पना की थी उसको मान्यता मिली है। ये व्यापकता है, ये सार्वभौमिकता है इस विचार की, ठीक है। और 1950 में हमारा संविधान बनेगा, 1948 में, इसीलिए कई बार हम कह भी दिया करते हैं, हमारी प्रियम्बल देखो संविधान की, और हमारे विभिन्न आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उठा लो, बिल्कुल एक जैसा है, थोड़ा बहुत अंतर है। ये हम फ्रेमर्स के प्रति किसी असम्मान की भावना पैदा करने के लिए नहीं कह रहे, ठीक है, शब्द के, वाक्य के भाव को समझना चाहिए। हम सिर्फ इसलिए आपसे कह रहे हैं कि किसी को भी भगवान मत मानिए, भगवान को ही भगवान मानिए, ठीक है, भगवान को ही भगवान मानिए, बाकी सब कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त ही करते हैं, और जो कुछ कहा जा रहा है वो आपसे पहले कहा जा चुका है, ठीक है ना। हमने एक बार लिखा भी था कि जो कुछ आप अभिव्यक्त करेंगे वो सब आपसे पहले अभिव्यक्त हो चुका है, इसलिए आप कुछ भी कर लें, आप नकल ही करेंगे। अगर आप कुछ अभिव्यक्त करेंगे तो नकल करने के लिए आप बाध्य और विवश हैं, इसलिए खुल के कीजिए, ठीक है, अपने गूगल से उतारिए, फटाफट पेस्ट करिए, भाई खुलेआम करिए, फिर जब नकल ही करनी है तो फिर छुपाना क्या, ठीक है। तो यूडीएचआर, उसमें भी इन चीजों को मान्यता मिली, और ये सार्वभौमिक स्वीकृति का, ठीक है, प्रमाण। ब्रिटेन में शुरुआत में सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ये विचार है, इसलिए वहां फंडामेंटल राइट जैसा कोई विचार नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल या नेचुरल राइट का जो विचार है वो स्वयं राज्य पर प्रतिबंध लगा देता है कि राज्य भी इन अधिकारों के विरोध में कुछ नहीं कर सकता, इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का जन्म इनकी रक्षा के लिए हुआ है। इसलिए ऐसा कोई राज्य यदि है जो इनकी रक्षा नहीं करता या इनके विरोध में काम करता, तो वो राज्य ही नहीं है, वो राज्य नामधारी संस्था है, ठीक है। यह विचार आ गया। ब्रिटेन में यह विचार मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटेन में सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, राज्य जो चाहेगा वो करेगा, इसलिए वहां यह विचार मान्य नहीं हो सकता। लेकिन वहां यह विचार मान्य नहीं हो सकता, यह बात सिर्फ सिद्धांत तक रही है। व्यवहार में चूंकि वहां कॉमन लॉ ट्रेडिशंस हैं, लोकतंत्र वहां बहुत समय से है, जो पब्लिक ओपिनियन है, लोकमत है, वो उसी ढंग के कानून के पक्ष में है, उसी ढंग के युक्ति संगत कानून के पक्ष में है जैसा दुनिया के बाकी देशों में है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से वहां सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट भले ही रही हो,
और सैद्धांतिक रूप से वहां भले ही यह स्वीकार किया जाता रहा हो कि राज्य कैसा भी कानून बना सकता है, व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं हुआ। वहां भी नेचुरल राइट्स आदमी के मान्यता प्राप्त रहे और उनकी रक्षा के लिए ही पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उनके विरोध में नहीं बनाया, यद्यपि सिद्धांततः वे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रिटेन यूरोप के देशों के साथ, ठीक है, उन्होंने एक संगठन बनाया और एक यूरोपियन चार्टर, यानी जो यूरोप के निवासी हैं उनके नेचुरल राइट्स, उनके लिए एक चार्टर, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ऐसे ही यूरोपियंस के अधिकारों की रक्षा के लिए घोषणा पत्र यह प्रकाशित किया और ब्रिटेन उसका सदस्य है। अब ब्रिटेन में तो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है और वो चार्टर यह कहता है कि भाई जो यूडीएचआर है, जिसे ह्यूमन राइट कह लो, नेचुरल राइट कह लो, हमारे देश के संदर्भ में फंडामेंटल राइट कह लो, वे सब उस चार्टर के भाग बन गए। लेकिन अभी भी चार्टर के भाग भले ही हो गए हों, लेकिन ब्रिटेन में है तो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। वो चाहे तो उस चार्टर को, ठीक है, इन्फोर्स करें और चाहे तो ना करें। ठीक है। तो दुनिया के विकास से ब्रिटेन भी प्रभावित हुआ और अल्टीमेटली उन्होंने संसद का एक अधिनियम बनाया, संसद का एक अधिनियम बनाया। तो वो उनकी परंपरा के अनुकूल था, क्योंकि संसद कुछ भी कर सकती है तो संसद ये भी कर सकती है कि उस चार्टर में वर्णित किए गए अधिकार ब्रिटेन के निवासियों को प्राप्त करा दें। अब ये घुमाकर कान को पकड़ना है। तो ब्रिटेन ने वो एक्ट बनाया और उस एक्ट में ये लिखा कि ब्रिटेन के जितने कानून हैं सब इस चार्टर में जो कुछ कहा गया है उसकी लाइट में व्याख्यायित किए जाएंगे। तो ये वही बात आ गई कि भारत में जितने कानून हैं वे फंडामेंटल राइट की लाइट में देखे जाएंगे और अगर फंडामेंटल राइट से असंगत होंगे तो शून्य मान लिए जाएंगे। वही बात आ गई। लेकिन वो बात आई नहीं, थोड़ा फर्क रहा। ब्रिटेन ने क्या लिखा, इस एक्ट की जो शेड्यूल उन्होंने बनाई, जैसे सीआरपीसी में 2 शेड्यूल हैं, उन्होंने क्या किया, इस एक्ट की शेड्यूल में ये चार्टर जो यूरोपियन है इसको रख दिया और ये कहा कि एक्ट की शेड्यूल में जो चार्टर दिया गया इसमें जो अधिकार हैं ब्रिटेन के सारे कानून उनकी लाइट में एक्सप्लेन होंगे और स्वयं इस चार्टर में जो कुछ लिखा है वो क्या अर्थ रखता है, क्योंकि हमारे यहां कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होगा, उसमें क्या क्या शामिल है, इसकी व्याख्या की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर यह जरूरत पड़ जाए तो जो इस चार्टर को क्रियान्वित करने के लिए वो जो यूरोप में एक न्यायालय उन्होंने स्थापित किया, यूरोपियन कोर्ट करके स्थापित किया है, उसने अपने जजमेंट डिग्री या कोई एडवाइजरी ओपिनियन दी है, उसमें उन्होंने जो उसका अर्थ बताया है चार्टर में वर्णित अधिकार का, वो अर्थ माना जाएगा और ब्रिटेन के सारे कानून उसके मुताबिक शासित होंगे। और अगर कोर्ट यह घोषित करता है कि ब्रिटेन का कोई कानून चार्टर में वर्णित अधिकारों के अनुरूप नहीं है, तो वो कानून जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग का मंत्री उसमें आवश्यक संशोधन करके उसे उसके अनुकूल बना देगा और इस संशोधन को संसदीय यानी संसद की अनुमति मिलनी चाहिए। संसद वहां हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इससे मिलकर बनती है, कानून वहां हाउस ऑफ कॉमन्स इससे पारित करते हैं, ठीक है ना, वहां से अनुमति होनी चाहिए। इस तरह की बात कही, लेकिन यह पूरी तरह दुनिया में चल रही व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन में यह अधिकार, यह व्यवस्था संसदीय संप्रभुता के होते हुए भी मान्य की गई। यह इस विचार की व्यापकता का, ठीक है, प्रमाण यह कहा जा सकता है। हालांकि जैसे वहां क्या है
हमारे यहां क्या है, फंडामेंटल राइट से असंगत है, वो प्रारंभ से शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं। वहां ऐसा नहीं है, प्रारंभ से शून्य नहीं है। वहां का मंत्री ठीक करेगा, शून्य नहीं है, प्रारंभ से शून्य नहीं। हमारे यहां तो ऐसे मानेंगे मानो वो विधि बनी ही नहीं, वहां बनी नहीं, ये नहीं मानेंगे। यानी अब तक जो हुआ वो सब ठीक है, आगे मंत्री ठीक कर देगा, और ना करे मंत्री ठीक, ये मंत्री ठीक करे और संसद अनुमति ना दे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो कानून वैसे का वैसा ही बना रहेगा। और चूंकि ये कानून ही है, इसलिए संसद इसे कभी भी बदल सकती है। हालांकि पब्लिक ओपिनियन, वहां के ट्रेडिशंस, वहां का रूढ़ी और परंपरा ये दबाव रखती है कि संसद बदल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी बदल सकती है सैद्धांतिक रूप से, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। इसलिए ब्रिटेन में वो सुरक्षा इस विचार को प्राप्त है, ऐसा केवल तब तक कहा जा सकता है जब तक कि वहां पब्लिक ओपिनियन, कॉमन लॉ ट्रेडिशन आदि उस ढंग के बने हुए हैं। आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे क्या होगा ये कहा जा सके, इसीलिए दुनिया में इस विचार को संविधानों में मान्यता देने की परंपरा ये रही है। ठीक है, संविधानों में मान्यता देनी चाहिए। यही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कम फंडामेंटल राइट माने गए, लेकिन माने गए। कनाडा में भी 1982 में संशोधन करके संविधान में इन अधिकारों को मान्यता दे दी। तो वर्ल्ड वाइड यह विचार एक्सेप्ट हुआ फंडामेंटल राइट का। विशेषकर हमारे देश में हमने तो स्वतंत्रता ही 1943 में पाई, और 1948 में यूडीएचआर आ गया, 1950 में हमने अपना संविधान बनाया, और हमने कहा कि हमने अपने स्वतंत्रता का संपूर्ण संघर्ष इसी विचार को आधारशिला बनाकर लड़ा है, और इसी विचार के आधार पर हमने ये कहा है कि आप राज्य हो ही नहीं, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जिसके लिए आप जन्मे थे। तो हमारे देश में इन अधिकारों की मान्यता संविधान में हुई है, ये कोई बड़े आश्चर्य का विषय नहीं है, होनी ही थी भाई, होनी ही थी। संपूर्ण स्वतंत्रता का संघर्ष ही इसीलिए किया गया, सारा का सारा। ठीक है, तो हमने कल भी कहा था कि पूरी संविधान सभा में इस बात के विरोध में कोई नहीं था कि फंडामेंटल राइट के नाम से उन प्राकृतिक अधिकारों को जिनकी कल्पना लॉक ने की थी मान्यता दी जाए, इसके विरोध में एक भी नहीं था। चर्चा सिर्फ इस बात पर थी कि फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रतिबंध स्वीकार किए जाए, क्योंकि अमेरिकन केस सामने था। अमेरिका में फंडामेंटल राइट पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का कोई हेड संविधान में वर्णित नहीं हुआ, इसलिए फिर निर्वचन की प्रक्रिया अपनानी पड़ी, और उसमें से प्रतिबंधों को सामने लाना पड़ा। ठीक है ना, निर्वचन की प्रक्रिया, क्योंकि आप अगर एक शब्द प्रयोग कर रहे हो तो उस शब्द का जिस संदर्भ में प्रयोग हो रहा है, उस शब्द का जो ऑर्डिनरी मीनिंग है, उस शब्द का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया गया, उस सबको ध्यान में रखकर उस शब्द का अर्थ निकालना पड़ता है। शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, शब्द एक अर्थ लेकर नहीं जन्म लेता, जिस संदर्भ में प्रयोग हुआ, जिस उद्देश्य के लिए हुआ। क्योंकि गुरु वो है जो आपको विचार देता है, वो अच्छा विचार देता है। ठीक है, तो गुरु शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में किया जाएगा जब गुरु की महिमा ये बताई जा रही है। लेकिन बुरा विचार देने वाला भी गुरु ही है, लेकिन
इसे गुरु कहना है तो गुरु जैसा, लेकिन गुरु कहना ठीक नहीं है। तो हम अपने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा लहजा बदलकर और गुरु इस प्रकार से उसे उस गुरु शब्द से भिन्न कर देते हैं, या इसके लिए गुरु घंटाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन गुरु घंटाल तो भिन्न शब्द का प्रयोग है, अदरवाइज शब्दों के कहने का तरीका, उनका उद्देश्य, उनका परिवेश, इस सब से हम शब्दों के अर्थ निकालते हैं। ठीक है ना। तो अब जब आपने प्रतिबंध के हेड कॉन्स्टिट्यूशन में रखे ही नहीं, तो फिर निर्वाचन की प्रक्रिया यही अपनानी पड़े। वाक्य में व्यक्ति स्वतंत्रता वहां भी होगी, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता उद्दंडता। फिर यह कहना पड़ा कि स्वतंत्रता और उद्दंडता, इसमें फर्क है। स्वतंत्रता आत्मानुशासित है। जो व्यक्ति स्वतंत्र है वो यह भी जानता है कि दूसरा भी स्वतंत्र है, और वो भी मेरे ही समान अस्तित्ववान है। इसलिए हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए कि दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो। ठीक है ना। तो जब वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्याख्यायित की जाएगी तो ये सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन ये सारी बातें, ये सारी व्याख्याकार पर निर्भर है। व्याख्याकार ठीक ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, और व्याख्याकार ठीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि व्याख्याकार सदैव ठीक होगा। कोई वंश, कोई जाति, कोई धर्म इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि व्याख्याकार ठीक ही होगा। व्याख्याकार गलत भी हो सकता है, और अगर व्याख्याकार गलत हुआ तो फिर व्याख्याएं कोई अर्थ नहीं रखेंगे। इसलिए अमेरिकन एग्जाम्पल हमारे सामने था कि अंततः प्रतिबंध के हेड तो निकालने ही पड़ेंगे, और वो प्रतिबंध के हेड व्याख्याकार निकाले ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में ही हमने प्रतिबंध के हेड स्वीकार किए। तो प्रतिबंध कहां तक हो और कौन से हो और किस स्वतंत्रता पर कैसे प्रतिबंध हो, इस पर तो संविधान सभा में चर्चा हुई, लेकिन फंडामेंटल राइट या नेचुरल राइट्स को मान्यता मिले या न मिले इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी चीज, हमने अपने संविधान में राज व्यवस्था के लिए जिन आदर्शों को स्वीकार किया, भारत में संविधान में फंडामेंटल राइट क्यों शामिल हुए, इस पर जब बात करते हैं, ठीक है ना। और आपसे जो अच्छे मेंस के एग्जाम है उसमें यही पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट क्यों, वाई। ये तो हाई स्कूल के बच्चों से पूछा जाना चाहिए फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के हैं और क्या है और क्या नहीं है। आप हायर स्टडीज में अगर हैं तो फंडामेंटल राइट क्यों, तो एक तो इसलिए क्योंकि संपूर्ण स्वतंत्रता का संघर्ष इसीलिए हुआ। ठीक है। दूसरा, हमने जो अपनी राज्य व्यवस्था के लिए आदर्श स्वीकृत किए वो आदर्श प्राप्ति नहीं कर सकते हम फंडामेंटल राइट के बिना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, भ्रातृत्व भाव, ये सुनिश्चित ही नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो टू अचीव आवर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स वी हैव अडॉप्टेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स और फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, ये भी उसके पीछे विचार है। तीसरी, हमारी जरूरत, क्योंकि हम विभिन्न भाषाभाषी देशों, विभिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों का समूह, तो किसी को यह ना लगे कि कल बहुमत के आधार पर अगर कोई सत्ता आई तो वो हमें बेसिक राइट से वंचित कर देगी। इन लोगों के सामने बोलना है, बोलना जरूरी भी है, इसलिए बोलना है।
जैसे कई बार डराया जाता है मुसलमानों को वोट से वंचित कर दिया जाएगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये जो कहते हैं वो सिर्फ डराने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं, और अपने निहित और राजनीतिक स्वार्थों के लिए। संभव नहीं। इसीलिए यह विचार रखा गया कि भारत में कभी ऐसा ना हो पाए कि बहुमत के आधार पर आने वाली सत्ताएं वो उन इनिशियल और बेसिक राइट्स को वायलेट कर पाए, ये संभव ही ना हो पाए। और इसीलिए यह विचार रखा गया, ये प्राकृतिक अधिकार है जो मनुष्य ने अपने जन्म के साथ प्राप्त किए, ठीक है ना। और इन्हें ट्रांजिएंट पॉलिटिकल मेजॉरिटी, इनकी इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए तीन बातें निकल कर आई, वाई वी हैव अडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक तो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का आधार रहा है, दूसरा वी कैन नॉट अचीव द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स विच आर सेट, ठीक है, बाय देमसेल्व्स टू अचीव, ठीक है, वो नहीं प्राप्त किए जा सकते। तीसरा, हम विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धार्मिक समूहों और विभिन्न जातियों में बटे समाज में रहते हैं, इसका ऐक्य ये संभव नहीं, ठीक है, इसमें एकता ये संभव नहीं इसके बिना। इसलिए हमने इसको स्वीकारा है। तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट इन तीन वजहों से, इन तीन कारणों से स्वीकार किया। और चौथा, दुनिया का फैशन, यूडीएचआर आ गया, ब्रिटेन में भी इसकी मान्यता हुई, कनाडा में भी, हालांकि बाद में हुई, लेकिन दुनिया में यह विचार एक्सेप्ट हुआ। तो एक, ठीक है, एक समय का ढंग भी होता है, उसके कारण भी यह विचार यहां एक्सेप्ट हुआ है और आपका भारत के संविधान में शामिल हो। इसकी भूमिका दो प्रकार की है। फंडामेंटल राइट की भूमिका क्या है व्यक्ति के जीवन में? तो दो प्रकार की भूमिका है। एक, ये व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। हमने कहा ना, आदमी यहां जीने नहीं आया है। कौन है, क्या नाम, क्या लिख के आ रहा है? तो फंडामेंटल राइट की व्यक्ति के विकास में क्या भूमिका होती है? फंडामेंटल राइट की दो प्रकार की भूमिकाएं स्वीकार हुई हैं। एक, ये व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। आदमी यहां जीने नहीं आया है, ठीक है, आएगा, जिएगा और मर जाएगा, ये यात्रा नहीं है आदमी की। आदमी, हमने कहा ना, हमने कई बार चर्चा की है कि आदमी का जो जीवन आपको मिला है ये भगवान हो जाने के लिए मिला है, क्योंकि आदमियत का अंतिम विकास ईश्वर हो जाना है। ईश्वर कोई, ठीक है, कहीं बैठा हुआ नहीं है। हमारे यहां तो यही कहा कि हम ही ईश्वर हैं, यानी हम ईश्वर के ही भाग हैं। तो आपको उसी रूप में विकसित होना है, तो वो आपके विकास के लिए जरूरी है। आपका वैचारिक, आध्यात्मिक, आर्थिक ये विकास हो ही नहीं सकता अगर आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके लिए विचारों अभिव्यक्ति के लिए जरूरी किताबों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता, कम्युनिकेशन स्थापित करने, ये सारी चीजें ना हो, कुछ नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स उनके लिए तो है ही है। इनकी भूमिका दो प्रकार की है, ये व्यक्ति के विकास को संभव बनाते हैं, और दूसरा, ये राज्य की अतिशयताओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये न्यूनतम राज्य की, ठीक है, भूमिका मानव जीवन में न्यूनतम भले ही ना करते हो, लेकिन एक सीमा जो जरूर निर्धारित कर देते हैं, इससे आगे राज्य कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और न्यायपालिका, क्योंकि उसके बारे में माना ही यह जाएगा कि वो न्याय करने के लिए जन्मी है,
जैसे ईश्वर के बारे में नहीं माना जा सकता कि वो अन्याय करेगा, ऐसे न्यायपालिका के बारे में नहीं माना जा सकता, तो उसको ये भूमिका दी गई कि वो ये तय करे कि विधायिका और कार्यपालिका कहीं अपनी सीमा का अतिक्रमण ये तो नहीं कर रहे। तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट क्यों है और उनकी मानव के जीवन में क्या भूमिका है, इस पर बात आज हमने की है। कल 13 और 12 फॉर्मली शुरू करेंगे और फॉर्मली जितना जो कुछ है उस पर बात करेंगे, देखें।